हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि वनडे एग्जाम में केमिस्ट्री से बनने वाले सारे प्रश्न यानी कि उसकी थ्योरी की क्वेश्चन कहां से एग्जामिनर बनाता है, तो पूरी थ्योरी मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। तो लास्ट मैंने पहली क्लास ली थी, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। अब बात आती है कि पदार्थ यानी कि मैटर हमारा होता क्या है। तो लास्ट क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी, आप नए आए हैं तो पहले लास्ट क्लास को देख लीजिए। एक सीक्वेंस में हम पूरे कंप्लीट केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपको समझाएंगे। थ्योरी तो थ्योरी रही, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही सारे टीचरों से आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको समझाकर विद प्रैक्टिकल्स कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, पदार्थ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैटर आखिर होता क्या है। मैटर का मतलब कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ भार हो, ठीक, वो कुछ ना कुछ जगह को घेरे। क्या बताया मैंने? दुनिया की कोई भी चीज, हमारे पास मार्कर है, कुछ ना कुछ इसका वेट है, ठीक, कुछ ना कुछ ये जगह को घेरेगी। जैसे मैंने हाथ पे रख दिया तो कुछ ना कुछ जगह को ये घेर रही है। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो और कुछ ना कुछ जगह को घेरे, वह हमारी क्या कहलाती है? पदार्थ। इंग्लिश में कहे तो मैटर कहलाती है। अब यहीं से मैंने लास्ट जब वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो हमारी सूर्य की रोशनी है यानी कि सनलाइट है, वह हमारा क्या एक तरह से पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है सर? तो इसका आंसर यह है कि हमारी सनलाइट जो है उसका कोई भी भार नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आया। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सनलाइट क्या एक हमारा मैटर है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कुछ भी वेट नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए एयर, एयर का क्या एयर हमारा एक मैटर है? तो जी हां, बिल्कुल सही है हमारा। क्यों है? क्योंकि एयर का कुछ ना कुछ वेट होता है और उसका कुछ ना कुछ कहते हैं वो जगह को घेरती है। क्योंकि देखा होगा अपने सिलेंडर्स वगैरह में, टायर्स वगैरह में गैस को फिल किया जाता है, इसलिए एयर एक तरह से हमारा एक मैटर है। अब हम चलते हैं अपने उसी के आगे यानी कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। जैसे आप लोगों का मूड बदलता है, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, तो कभी गुस्सा करते हैं तो कभी प्यार करते हैं। तो क्या है? ये आपके मूड का परिवर्तन है। उसी प्रकार से जो हमारे पदार्थ होते हैं, हमारे मैटर्स होते हैं, उनका भी परिवर्तन होता है। ये क्या बताया सर आपने? यानी कि जो हमारे मैटर्स होते हैं उनका भी परिवर्तन होता है। जैसे आपके मूड का होता है तो कभी आप प्यार करने लगते हैं तो कभी आप गुस्सा करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से मैटर का परिवर्तन होता है हमारा दो तरीके से। कौन कौन से दो तरीके से सर? तो पहला हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या होता है सर ये? आप क्या बता रहे हैं फिजिकल चेंज? बिल्कुल आराम से बस केवल सुनते रहिए, प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाएंगे। थ्योरी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप लोग कहें कि थ्योरी मैं कहां से कंप्लीट करूंगा। थ्योरी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको समझ में आए। कोई न्यू एग्जांपल लेकर आ जाए और आपसे पूछा जाए ये फिजिकल है या केमिकल है, तो आप आसानी से उसको टैकल कर पाए। दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। ये बात आपको पता लगी? यानी कि मैटर के दो तरीके से परिवर्तन होते हैं, एक हमारा भौतिक, एक होता है हमारा रासायनिक, एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, एक होता है हमारा केमिकल चेंज। चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू। तो अब आपको फिर ये जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ये आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि थ्योरी तो आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, थ्योरी के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। तो वही मैं समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल को लेते हैं, जैसे अगर हम फिजिकल की बात करें तो मेरे पास में एक ग्लास में क्या है? एक ग्लास में मेरे पास में पानी है, ठीक। पानी तो है, जनरल लैंग्वेज में हर कोई पानी बोलता है, लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो आप क्या कहेंगे? इसे H2O है मेरे पास में। क्या है? H2O। और ये किसमें है? कांच के ग्लास के अंदर H2O भरा हुआ है, यानी कि पानी है। अगर आप इसको फ्रीजर में लगा देते हैं, क्या करते हैं? फ्रिज में लगा देते हैं, फ्रीजर में लगा देते हैं, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं तो इसका परिवर्तन हो जाता है हमारा किसमें? बर्फ में। किसमें परिवर्तन हो जाता है? ये हमारे हाथ में क्या है? बर्फ। ये हमारा कटोरा वाली बर्फ, यानी कि इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? बर्फ में हो जाता है। तो अगर हम कहें इस पानी का परिवर्तन किसमें हो जा रहा है? बर्फ में हो जा रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? देखिए अब समझिए यहां पर बात, यानी कि
फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन हमारा वो परिवर्तन होता है कि जिसमें हमने रिएक्टेंट यानी कि जो हमारा पानी था, पानी से हमने उसको बर्फ बनाया, बर्फ के बाद में अगर क्या हम दोबारा से पानी को प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही सर, हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी से बर्फ भी बना सकते हैं, बर्फ को हम लोग गलवा देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा पानी बन जाएगा। यानी कि इस तरीके के जितने भी चेंजेस होंगे वे सभी हमारे किस में चले जाएंगे? भौतिक चेंज में, यानी कि फिजिकल चेंज में। अरे सर मुझको तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया, लेकिन अभी रुको रुको रुको, अभी और भी एग्जांपल्स है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज भी करेगा। तो अब हम चलते हैं पहले कुछ डेफिनेशन की तरफ, कि पहले फिजिकल का देख लेते हैं। फिजिकल का मैंने क्या बताया कि रिएक्टेंट यानी कि पानी था, पानी से हमने प्रोडक्ट यानी कि बर्फ बना लिया, बर्फ से हमने दोबारा से पानी को प्राप्त कर लिया। तो ये इस तरीके का जो हमारा चेंज कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन इसी तरीके में से कहें तो ये किस तरह का प्रोसेस है? तो ये एक हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि कोई चीज को बना देना, वापस से उसकी पहले वाली पोजीशन पर पा लेना ही हमारा कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रोसेस, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यह बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, केवल उसका जो भौतिक परिवर्तन होता है, यानी कि उसका जो फिजिकल चेंजमेंट आता है, उसमें कोई भी केमिकल चेंजमेंट नहीं आता है। क्या कहा सर आपने? यानी कि उसमें कोई भी मैटर को अगर हम लोग, देखिए पहली बात तो यह आती है कि हम फिजिकल चेंजमेंट किसी भी मैटर के अंदर लाएंगे कैसे सर? तो देखिए कैसे लाएंगे कि देखिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज ये है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, किसी भी मैटर का अगर हमें फिजिकल चेंज करना है तो हमें क्या करना है? उसमें से कुछ हीट को निकाल लेना होगा या कुछ हीट उसको दे देनी होगी। क्या बताया मैंने? किसी भी मैटर में अगर हमें फिजिकल चेंज करना है तो उसमें से कुछ हीट को हम या तो निकाल लें या तो उसको हम कुछ हीट दे दें, तो उस वाले मैटर में हमारा क्या आ जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्लियर? कभी पूछा जाए कि किसी भी चीज में, किसी भी मैटर में हमें अगर फिजिकल चेंज करना है तो क्या करना होगा? हीट को देंगे या तो हीट को निकाल लेंगे। क्लियर? ये बात मैंने बता दी कि मैटर में हमें क्या होता है, केवल फिजिकल चेंज में उसमें क्या होता है? केवल उसकी फिजिकल भौतिक परिवर्तन आता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट बात है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है, यह कोई स्टेबल परिवर्तन नहीं है, अनस्टेबल। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि पानी से बर्फ बना दिया मैंने, बर्फ से मैंने फिर से पानी को पाल लिया, तो क्या है ये एक अस्थायी परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से पहले वाली स्टेट पे या पहली वाली पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता हूं। चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं केमिकल चेंज के बारे में। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले, बिल्कुल आराम से आप समझिए, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको नए एग्जांपल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप कैसे उसको समझेंगे कि ये हमारा फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है। देखिए अब अगर हम बात करें, मेरे पास हाथ में क्या है? ये हमारे पास धूप बत्ती है। जैसे कि आप भगवान जी की पूजा करते होंगे तो आपके पास में धूप बत्ती होगी, या अगरबत्ती का यूज करते होंगे, आप दिया जलाते होंगे। तो मेरे पास अभी क्या है? धूप बत्ती है। तो हम धूप बत्ती को, ये हमारी धूप बत्ती जलने लगी। ठीक, अगर आपसे कहा जाए ये धूप बत्ती का जलना है, जो हमारी धूप बत्ती जल रही है, इस धूप बत्ती का जलना हमारा फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो आप क्या बताएंगे? देखिए धूप बत्ती जल जाएगी तो एक समय के बाद ये पूरी की पूरी ये धूप बत्ती हमारी जल जाएगी। धूप बत्ती जलने के बाद हमें क्या मिलेगी? केवल और केवल इसकी राख मिलेगी। क्या आप राख से दोबारा से ये धूप बत्ती को बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? धूप बत्ती हमारी जब ये पूरी जल जाएगी तो जलने के बाद हमें क्या मिलेगी? राख मिलेगी। तो क्या आप इस राख से दोबारा से इस धूप बत्ती को प्राप्त कर सकते हैं? पहली पोजीशन में पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं सर। इसलिए हमारा किस प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा? हमारा केमिकल चेंज आ जाएगा। अगर हम इस राख से दोबारा से धूप बत्ती को बना पाते तो हमारा कौन सा परिवर्तन होता है? फिजिकल भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन यह हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आपको समझ में आया दोनों बातें? एक ही चीज आपको समझनी है, यानी कि रिएक्टेंट से अगर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट से हम दोबारा से रिएक्टेंट को पा जा रहे हैं, तो यानी कि वो हमारा एक प्रकार से का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर हमारे रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट को पा रहे हैं, प्रोडक्ट से वापस से हम रिएक्टेंट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यानी कि वो हमारा क्या है? एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। क्लियर? अब हम चलते हैं कुछ आगे। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की कुछ डेफिनेशन के बारे में, फिर हम और भी प्रैक्टिकल करेंगे। अब हमारा केमिकल चेंज यानी कि केमिकल चेंज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, यह एक प्रकार का क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आपको समझ में आया होगा, जैसे मैंने धूप बत्ती का एग्जांपल लेकर अभी दिखाया, अभी और भी एग्जांपल दिखाने वाला हूं। तो
धूप बत्ती को हमने जलाया, जलाने के बाद पूरी धूप बत्ती अगर जल जाएगी तो हमें क्या मिलेगी? राख मिलेगी। तो क्या राख से हम दोबारा धूप बत्ती पा रहे हैं वापस? नहीं पहुंच पाएंगे सर। इसलिए किस प्रकार का परिवर्तन है? इरिवर्सिबल। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। क्लियर प्रक्रिया। इसके बाद हम कहें इसमें देखिए जो धूप बत्ती थी उसमें हमारा फिजिकल चेंज भी आता है, यानी कि कह सकते हैं उसमें हमारा भौतिक एवं रासायनिक गुण, जो उसके धूप बत्ती एग्जांपल लिया था मैंने, उसमें भौतिक गुण भी परिवर्तन होंगे, उसके रासायनिक गुण भी होंगे। लेकिन अभी जब हम पढ़ के आ रहे थे फिजिकल चेंज में केवल और केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही थी, यानी कि भौतिक गुण ही परिवर्तित हो रहे थे, उसमें रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो रहे थे। अगर आप बात करें केमिकल चेंज की तो उसके भौतिक गुण भी परिवर्तित होते हैं और साथ ही साथ उसके रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते हैं। लास्ट क्या लिखी लाइन? यह एक स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया अस्थायी परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि हमारा पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से वापस से पानी बना लिया, तो किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? यह अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। लेकिन अगर हमने धूप बत्ती को जलाकर राख पाई, राख से क्या हम दोबारा धूप बत्ती पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब हमारे पास, अगर हमारे पास ये है हाथ में मोमबत्ती, ठीक, क्या है मेरे पास में? कैंडल है। अब याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई है। कहा गया है एनसीईआरटी में कि ये देखिए मेरे पास ये क्या है? अब मैं मंजुलिका बनने वाला हूं, तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं करने वाला हूं कि मैं मंजुलिका बनकर आपको दिखाऊंगा, एक मोमबत्ती हाथ में लेकर आपको डराऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कुछ करने वाला हूं, केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखिए अगर आपसे कहा जाए मोमबत्ती का पिघलना या मोमबत्ती का जलना, देखिए एनसीईआरटी में कहा गया है मोमबत्ती का जलना। देखिए हमारे अकॉर्डिंग अगर हम अभी आपको समझाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी है कि मोमबत्ती का जलना एक भौतिक गुण भी है, रासायनिक गुण भी है। क्लियर? तो आप याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन लिखी हुई है, मोमबत्ती का जलना एक भौतिक गुण यानी कि फिजिकल चेंज भी है और एक केमिकल चेंज भी है। अब हम समझते हैं कि कैसे आप इसको समझेंगे। देखिए ये मोमबत्ती इतनी बड़ी है, हमने मोमबत्ती को जला दिया सॉरी, एक समय बाद क्या होगा? ये मोमबत्ती पूरी की पूरी जल जाएगी, लास्ट में थोड़ी बहुत मोमबत्ती बच जाएगी। क्या उस थोड़ी बहुत जो मोमबत्ती बचेगी क्या उससे पूरी की पूरी इतनी बड़ी मोमबत्ती तैयार हो पाएगी? तो आप कहें क्या सर हम मजाक कर रहे हैं, नहीं तैयार हो पाएगी। तो बिल्कुल सही, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी कि मोमबत्ती जब पूरी की पूरी जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, जरा थोड़ी बहुत बच भी जाती है लास्ट में, तो क्या आप इतनी बड़ी मोमबत्ती उस मोमबत्ती से बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे सर। तो इसका मतलब जलती हुई मोमबत्ती एक एग्जाम्पल है हमारा किसका? यानी कि केमिकल चेंज, यानी कि हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो याद देखिए ये क्या लिखा हुआ है? मोमबत्ती का जलना। अब आप समझ में आया? यानी कि इतनी बड़ी मोमबत्ती हो या जितनी बड़ी मोमबत्ती हो, मोमबत्ती जब पूरी की पूरी जल जाएगी, थोड़ी बहुत बचेगी, तो क्या उससे हम उतनी बड़ी मोमबत्ती पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो ये किस प्रकार का हमारा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। ठीक। अब मोमबत्ती का पिघलना ये आप कैसे समझेंगे? जैसे कोई भी मोमबत्ती, एक मान लीजिए एक कटोरी आपके पास मोमबत्ती है, ठीक, उसको मैंने उसमें क्या करे? थोड़ी सी हीट दी, तो क्या होगा? कुछ समय बाद मोमबत्ती पिघल जाएगी। ठीक, उसके बाद में थोड़ी सी हमने उसमें से हीट को निकाल लिया, तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो मोमबत्ती फिर से क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी। तो यानी कि मोमबत्ती का पिघलना एक एग्जाम्पल है किसका? भौतिक परिवर्तन का। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि माने 1 या 2 ड्रॉप डाली अपने हाथ पर, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये जो ड्रॉप्स हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए कन्वर्ट हो गई, अगर आप देख पा रहे होंगे, कुछ समय बाद ये जिसकी ड्रॉप्स हैं, यानी कि मोमबत्ती जो पिघली थी वो क्या हो जा रही है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है। यानी कि मोमबत्ती का पिघलना एक तरह से हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारा भौतिक परिवर्तन का। अब आपको समझ में आया? यानी कि देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, अगर जिसको समझ में नहीं आया हुआ। अगर आपके पास इतनी बड़ी मोमबत्ती है, आपने उसको जलाया, जलाने के बाद वो पूरी की पूरी मोमबत्ती खत्म हो जाएगी, लास्ट में थोड़ी बहुत मोमबत्ती बच जाती है, तो क्या उस थोड़ी बहुत मोमबत्ती से क्या आप पूरी की पूरी मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक कटोरी आपके पास क्या हो? मोमबत्ती हो, यानी कि मोमबत्ती की जो मोमबत्ती है, और उसको आप इसमें से थोड़ी सी हीट देते या गर्म कर देते हैं उसको, तो कुछ समय बाद क्या होगी? वो पिघल जाएगी। लेकिन उसको आप ऐसे छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद जब ठंडी होगी फिर से वो जम जाएगी। तो क्या उसमें कुछ क्वांटिटी में कमी आ रही है? नहीं आ रही। यानी कि हमने पहले उसको
मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद फिर उसको जमा दिया, तो वो हमारा किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। अब दूसरी बात मैंने आपको समझा दी थी पहले ही, पानी से बर्फ बनाना, यानी कि हमारे पास पानी था, पानी से हमने क्या फ्रीजर में लगाया पानी को, हमें क्या मिल गई? बर्फ मिल गई। तो ये हमारा, अब बर्फ से हम चाहे तो पानी पाना, तो पानी को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। और अगरबत्ती का जलना, मैंने आपको अगरबत्ती का जलना कहें, या हम कहें तो धूपबत्ती का जलना कहें, या हम कहें तो कैंडल का जलना कहें, ये सभी हमारे किस में चले जाएंगे? रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज में चले जाएंगे। अब हम बात करें पानी का वाष्प बनना, जैसे एक भगोना पानी आप गर्म करते हैं, तो आप अगर उसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं, तो आप देखते होंगे कुछ समय बाद उस प्लेट में कुछ पानी की बूंदें उसमें क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं। यानी कि वही क्या क्या है, वो पानी की जो वाष्प जो बन जाती है, उसी को अगर हम चाहे तो क्या पानी में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। अब अगर हम लोग खाना खाते हैं, बढ़िया बढ़िया आइटम खाते हैं, आपने चाउमीन खाए, मोमोज खाया, खाना खाया, रोटी खाई, दाल, कुछ भी खाया आपने, XYZ, आपने खाना खा लिया, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस करता है हमारा। खाने में जाने के बाद आप जानते हैं कि हमारे पेट में हमारे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसके बारे में आपने बायोलॉजी में शायद पढ़ा भी होगा। तो काफी सारी चीजें हमारे उसमें वर्क करती हैं हमारे खाने को पचाने में। लेकिन क्या हमारा खाना पच जाने के बाद क्या हम दोबारा से खाने को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं सर, क्यों मजाक कर रहे हैं ऐसा? क्या हम खाने को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है? हमारा केमिकल चेंज है। अब अगर हम बात करें, देखिए अब हमारे पास क्या है? एक हाथ में ग्लास है, गिलास में क्या है? H2O यानी कि पानी है। अब एक हाथ में क्या है? एक स्पून हमारे पास क्या है? सॉल्ट है, NaCl है। अगर इस पानी में हम 1 टेबल स्पून क्या करते हैं? सॉल्ट को डाल दें, और इसको हम लोग क्या करते हैं? घोलते हैं। जैसे ही आप इसको घोलेंगे तो कुछ समय बाद आप खुद देख पाएंगे कि इसमें जो हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट को डाला था, वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? एकदम गायब हो जाएगा। देखिए एकदम गायब हो गया सॉल्ट। तो क्या अगर हम चाहें तो क्या हमको ये सॉल्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जब हम मिक्सचर पढ़ेंगे, आगे एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तब आपको बताएंगे किस प्रकार का मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हुआ है। लेकिन अभी हमको समझना है कि जब पानी में मैंने सॉल्ट को मिलाया, तो मिलाने के बाद ये हमारा जो तैयार हुआ है वो किस प्रकार का हमारा तैयार हुआ? फिजिकल चेंजेस में आए या केमिकल चेंज आए? तो देखिए पानी से मैंने इसे पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, या पानी में आप एक चम्मच आप शुगर डिसॉल्व कर दें, तो क्या आप इसमें से सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं भाई। जैसे समुद्र में हमारे खूब सारा सॉल्ट होता है, तो उसी में तो हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। तो यानी कि पानी से हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसी में अगर हम लोग, जैसे कि आप लोगों के घर में रसगुल्ले बनते हैं, तो रसगुल्ले तो आप लोग खा लेते हैं, बाद में बचता है उसका क्या? सीरा बचता है। तो क्या करते हैं? उसको बाद में गर्म करके क्या कर दिया जाता है? जमा दिया जाता है। तो क्या दोबारा से हमें सॉल्ट, दोबारा से हमें उसमें शुगर मिल जाती है? तो बिल्कुल मिल जाती है सर। तो यानी कि पानी में चाहे आप सॉल्ट को मिलाएं, नमक को मिलाएं, NaCl को मिलाएं, या पानी में आप शुगर को मिलाएं, तो आप दोबारा से शुगर को प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का कौन सा चेंज है? ये एक प्रकार का हमारा भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। क्लियर? अब अगर हम बात करें लोहे पर अगर जंग लग जाती है, क्योंकि आपके घर में आपने देखा होगा कोई भी लोहे का सामान रखा होगा, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी नमी अगर लग जाती है, नमी, देखिए लोहे में जंग लगती क्यों है? हमारे एटमॉस्फेयर में O2 मौजूद है, O2 के साथ में जब उसको थोड़ी बहुत भी नमी मिल जाती है लोहे को, तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। और जंग से बचने के लिए एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन के बारे में। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस है जिससे कि लोहे पर जंग नहीं लग पाती है। लेकिन अगर लोहे में जंग लग गई है, तो क्या आप दोबारा से वो जो उसकी जो क्वालिटी, बेटर क्वालिटी थी लोहे की, क्या आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं? तो कहेंगे नहीं सर, ऐसा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं जब जिसमें जंग लग गया है? जंग लगने के बाद हम अपनी उसकी जो क्वालिटी थी, बेस्ट क्वालिटी थी, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब वो एक तरह से किसका एग्जाम्पल हो गया? वो हमारा एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया उसमें। अब दूसरी बात करें लोहे का चुंबकीकरण, यानी कि लोहा है हमारे पास और उसमें हमने एक चुंबक को चिपका दिया, तो चुंबक चिपक जाएगा। लेकिन उसमें से हम अगर चुंबक को अलग करना चाहें, चुंबक को, तो चुंबक यानी कि मैग्नेट को हम अलग करना चाहें, तो लोहा अलग, चुंबक अलग, तो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। लोहे में हमने चुंबक का चिपका दिया, मैग्नेट को चिपका दिया, और मैग्नेट को हमने लोहे से अलग कर दिया। यानी कि हमारा रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लिया।
तो हमारा किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन दूध से दही जमना है, लैक्टोबैसिलस वायरस की वजह से दूध से हमारा दही में परिवर्तित होता है। कि आप दोबारा से दही बन जाने के बाद दोबारा से दूध आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं सर। दही तो मैं खाता हूं लेकिन दूध हमें दोबारा से नहीं मिलता है। यानी कि दूध से एक बार परिवर्तन हो गया दही में तो दोबारा से वो दूध नहीं बन सकता है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल कहलाएगा? ये हमारा एग्जांपल कहलाएगा रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक गिलास हमारे पास पानी है। क्या है? एक गिलास हमारे पास पानी है। एक गिलास हमारे पास पानी है और एक हाथ में मेरे पास 1 टेबल स्पून क्या है? हमारे पास सैंड है, या आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास मोरंग है एक चम्मच। ठीक। अब इस पानी में अगर हम लोग 1 चम्मच को मोरंग डालकर इसमें डिसॉल्व करते हैं, तो जैसे डिसॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप इसमें कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी आप प्रयास कर लीजिए, ये इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसमें से जो हमने मोरंग को मिलाया है, मोरंग को आप इसमें से पानी से अलग कर सकते हैं। जी हां, बहुत आराम से सर कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या है इसको अलग करने में? हम आराम से मोरंग को अलग कर लेंगे और हमारा पानी अलग हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं आराम से। तो हमारा कौन सा चेंज कहलाएगा? फिजिकल चेंज, यानी कि फिजिकल परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा हमारा। क्लियर? अब अगर हम बात करें सोडियम, अब आपने देखा होगा या आपने प्रैक्टिकल कभी किया होगा, नहीं भी किया है तो आप लोग अगर ये जानते होंगे कि जो सोडियम है, जिसे हम लोग Na बोलते हैं, यानी कि सोडियम Na11 और इसका एटॉमिक वेट होता है 23। ठीक। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सोडियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या क्या चीजें। तो ये सोडियम होता है हमारा, Na होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हमारा होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि पानी के जैसे ही इसको पानी में आप डालेंगे जरा सा टुकड़ा ही, तो क्या एक तरह से ये विस्फोटक का काम कर देता है, यानी कि बहुत तेज रिएक्ट करता है, बहुत तेज रिएक्ट करता है। यानी कि पानी में अगर हमने सोडियम का टुकड़ा जरा सा डाल दिया तो वो उसमें क्या करेगा? विस्फोट सा कर देगा। तो क्या दोबारा से हम उसमें सोडियम को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। तो यानी कि वो किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? हमारा केमिकल चेंज हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया है, एक मान लीजिए मेरे पास 1 गिलास में पानी है, थोड़ा सा सोडियम है, हमने उसमें पानी में सोडियम डाला, तुरंत वो क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। जैसे ही वो आग पकड़ लेगा तो क्या हम उसमें से सोडियम का जो छोटा सा टुकड़ा डाला था, क्या हम दोबारा से उस टुकड़े को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कहलाएगा। उसी तरीके से अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए लिक्विड पेट्रोलियम का जलना, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम का दहन, यानी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल में आप आग लगा दीजिए तो क्या आप दोबारा से उस पेट्रोल को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं सर। मैंने तो बहुत बार उसको लगाया। तो यानी कि अगर आप लोग कोई भी लिक्विड पेट्रोलियम का दहन करते हैं, जलाते हैं, तो आप दोबारा से उसकी जो पहले यानी कि पहले की जो चीज थी, यानी कि डीजल था, पेट्रोल था, आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किस प्रकार का हमारे परिवर्तन कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। आई होप आपको इतने सारे एग्जाम्पल तैयार हुए होंगे, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इसकी थ्योरी भी नोट कर लीजिएगा। अब आप चलिए एक बेस्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रोटी का, यानी कि रोटी का हमारा बेलना, क्या? रोटी का बेलना और रोटी का पकाना, रोटी का बेलना, रोटी का पकाना, तो हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है? यानी कि किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हमारी एनसीईआरटी कहती है यह हमारा भौतिक परिवर्तन भी है, साथ ही साथ रासायनिक परिवर्तन भी है। मुझे समझ में नहीं आया सर, आप समझाइए तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो मैं समझाता हूं। बिल्कुल, देखिए, मम्मी लोग जब रोटी बनाती हैं, यानी कि रोटी बेलती हैं, मान लीजिए गोल रोटी उन्होंने बेली, तो अगर आपको इसकी डिजाइन चेंज करके आपको ट्रायंगल शेप में बनवाना है, तो मम्मी क्या करती है? रोटी को वापस से मोड़ मोड़ के दोबारा से बेल कर एक ट्रायंगल का शेप दे देती हैं। यानी कि रोटी को बेलते समय आप उसके चेंज, यानी कि उसको वापस से पहले की स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पहली वाली पोजीशन में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो हमारा रोटी का बेलना एक तरह से परिवर्तन किसका कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। लेकिन यही रोटी अगर मान लीजिए ट्रायंगल शेप में हो गई, यानी कि हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया, इसको हमने सेक दिया, तो सेकने के बाद में क्या हम दोबारा से उस कच्चे आटा, यानी कि जो हमने लोई बनाई थी, क्या हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं सर। नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। यानी कि रोटी का बेलना हमारा क्या है? हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रोटी का सेकना हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको समझ में आया? आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाना चाहा है।
अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, जो भी डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल लेकर शायद ही किसी ने समझाया होगा प्रैक्टिकल करके। मैंने आपको बहुत आराम तरीके से समझाया है। देखिए मैं फिर से एक बात रिपीट करता हूं कि आप यहां पर बिल्कुल आराम से कंसंट्रेट होकर केवल और केवल आप समझिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, वरना थ्योरी के लिए अब तक आपके पास बहुत सारी पीडीएफ्स भी होंगी, बहुत सारी बुक्स भी होंगी, कई चीजें होंगी आपके पास, लेकिन आपको समझ में आ जाए, एक बार केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए और खत्म कर दीजिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, टीचिंग का हो, आप कहीं भी केमिस्ट्री पूछी जाए, आप उस क्वेश्चन को आज आराम से कर आए। ठीक, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।